हम लोगों ने ईबीसीएल में दो टॉपिक कहा था, एक यूनिट का पार्ट है, जिसमें एक था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और दूसरा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। और हमने यहां डिस्कशन किया था कि जिन भी चीजों को हम एसेंशियल कमोडिटी के दायरे में रखते हैं, उन एसेंशियल कमोडिटी को गवर्नमेंट को इक्विटेबल मैनर में और फेयर प्राइस पे पहुंचाने थे, किन तक? लोगों तक। इसके लिए इस एक्ट को बनाया गया और तमाम तरह के प्रोविजन किए गए। लेकिन जो चीजों को आप लोगों तक पहुंचाएं, लोगों तक जब चीज पहुंचे तो वो उतना मिलना चाहिए जितना जो है वो कहा गया है। मतलब आपने 1 केजी अगर कोई चीज खरीदा तो वो कितने के बराबर होना चाहिए? 1 केजी के बराबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने पे किया 1 केजी के लिए और आपको जो उसमें से जो है वो पैसे आ रहे हैं वो कितने के आ रहे हैं, वो आपको जो सामान मिल रहा है वो सिर्फ जो है वो 900 ग्राम्स के मिल रहे हैं। यानी कि अगर कोई सामान 1 केजी लिया, 1 मीटर लिया, 1 लीटर लिया तो वो आपको मिले। ये कहा गया है किस एक्ट में? लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में। तो हम लोग पहले यहां पे शुरू किए थे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था कि इस एक्ट का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। और यहां हमने देखा कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है 2, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और किस प्राइस पे? फेयर प्राइस पे। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जिस चीज की जितनी जरूरत हो उतना उस तक पहुंचाना क्या कहलाता है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई बीमार है तो उसे 4 जो है वो पैरासीटामोल या 10 पैरासीटामोल मिलने चाहिए। हम लोग स्वस्थ हैं तो हमें मिलने की जरूरत नहीं है। अभी इनको वायरल हुआ था, कौन सी दवा खाए थे? पैरासीटामोल। तो बोला गया होगा 2 दिन 3 दिन तक खाने के लिए, या और जो भी दवाई हो, लिवोसिट्राजिन या और जो भी। अब हमें जरूरत नहीं तो हमें भी 1-1 दिया जाए और इनको भी 1 दिया जाए। 1 खाएंगे फिर 6 घंटे बाद बुखार आएगा, इनके लिए दूसरा अवेलेबल नहीं और हम उससे गोटियां खेल रहे होंगे या टॉस कर रहे होंगे। कहा गया कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा काम नहीं चलेगा। इक्विटल डिस्ट्रीब्यूशन और किस प्राइस पे होना चाहिए? फेयर प्राइस पे। क्योंकि कभी भी सामान कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए, सामान हमेशा हमें क्या होता रहता है? मिलता ही रहता है। लेकिन वो प्राइस क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए। इसके बाद हमने देखा था एसेंशियल कमोडिटी जो है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती, हमने इसका लिस्ट देखा था। लिस्ट देखते वक्त हमने कहा था कि जो भी खाने के आइटम है, पिज्जा बर्गर छोड़ करके, वो सब किस में आ जाते हैं? फूड स्टफ में। और यहां ही आए थे तो एक क्वेश्चन रेज हुआ था कि क्या चाय एक फूड स्टफ है? क्योंकि चाय तो इंडिया में लगभग हर किसी तक पहुंचना चाहिए, हर किसी को चाहिए। तब हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि चाय जो है वो फूड स्टफ की कैटेगरी में नहीं आता है और ये एसेंशियल कमोडिटी नहीं है, क्योंकि ना ही इससे हमारा पेट भरता है और ना ही किसी तरह से ये हमारे एपेटाइट को ही स्टिमुलेट करता है। फिर हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखा था शुगर का, चीनी का, और देखा था कि इनमें से कोई भी चीज अगर है तो वो किसके डेफिनेशन में आएगा? शुगर, क्योंकि वो फूड स्टफ के पार्ट में आता है, क्योंकि हमें इसका प्राइस तय करना रहेगा। फिर हमने कहा कि किन किन सिचुएशन में सीजी ऑर्डर जारी कर सकती है। हमने यहां पे देखा था कि सीजी इन सिचुएशन में जब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, फेयर प्राइस तक पहुंचाना हो तो ऑर्डर जारी करेगी। किस किस बात के लिए ऑर्डर जारी करेगी? ऑर्डर में कह सकते हैं कि लोग लाइसेंस लेंगे, लोग परमिशन लेंगे, स्टोरेज करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, इन सारे चीज के लिए वो क्या करेंगे? लाइसेंस लेकर के काम करेंगे। कोई वेस्ट लैंड है तो बोलेंगे उसको एग्रीकल्चर के लायक बनाओ। अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा है जिसमें इरादा कल के डेट में किसी न किसी तरह के एसेंशियल कमोडिटी के साथ मैनिपुलेशन का है तो उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रोकेंगे। अगर कोई जो है एसेंशियल कमोडिटी को अपने पास होल्ड करके रखा है तो ये ऑर्डर दे सकते हैं कि आप जाइए, सर्च कीजिए और देखिए कि क्या एसेंशियल कमोडिटी जो है वहां पे एक लिमिट से ज्यादा है, क्या एनिमल्स का यूज किया जा रहा है, क्या प्लेन के जरिए ले जाया जा रहा है, जिस भी चीज के जरिए, और अगर वहां पे वो चीज एक लिमिट से ज्यादा है तो उसको सीज करने का ऑर्डर दे सकते हैं। ये सारे राइट किसके पास? सीजी के पास इस तरह के ऑर्डर दे सकते हैं। अब यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय किया था। अब यहां से आगे बढ़ना है और हमें देखना है कि प्राइसिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, एसेंशियल कमोडिटी का प्राइस किस केस में कौन खरीद रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। कह रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी भी सामान को खरीदेगा क्यों? जरा आप देखिए तो ये तीनों प्राइस समझ में आता है। और दूसरी बात
कि क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एसेंशियल कमोडिटी को खरीदेगी क्यों? उसका काम तो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर प्राइस पे, तो खरीदेगी क्यों? एक बार पढ़ के देखिए। समझ लिया क्या कह रहा है ये? जरा मुझे एक चीज बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को क्यों जो है ये चीज खरीदना पड़ेगा? एसेंशियल कमोडिटी खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी? किनको? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। कह रहे हैं कि एसेंशियल कमोडिटी लोगों तक पहुंचाने हैं, पहुंचाने के लिए पहले खरीदने तो पड़ेंगे। क्या सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट खुद से थोड़ा ना बनाएगी? तो अगर खुद से नहीं बनाएगी तो इसका मतलब लोगों से लेंगे, चावल हो, दाल हो, किसानों से खरीदेंगे, किन्हीं और से खरीदेंगे, तब ना फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन सब के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। कहा कि इनको जब सामान कोई बेचेगा तो किस प्राइस पे बेचेगा? तो कहा एग्रीड प्राइस पे, जो किनके बीच होगा? बेचने वाले के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो भी जो ऑफिसर्स खरीद रहे हैं उनके बीच में जो तय होगा, लेकिन विथ रेफरेंस टू व्हाट? कंट्रोल प्राइस। कहते हैं विथ रेफरेंस टू कंट्रोल प्राइस का क्या मतलब हुआ? कह रहे विथ रेफरेंस टू कंट्रोल प्राइस का मतलब हुआ कि हमने हर तरह के अनाज के लिए जो है कंट्रोल प्राइस बना रखा है, और इस कंट्रोल प्राइस का मतलब है कि उतना प्राइस जिसको कहते हैं ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कह रहे उसके अकॉर्डिंग। क्या उससे ज्यादा पे नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जब आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस या कंट्रोल प्राइस इतना रखा है तो उसी के ही अलोंग ले। लेकिन एग्रीड प्राइस का मतलब हुआ कि जो प्राइस तय हुआ, लेकिन उसके लिए बेस क्या माना जाए? कंट्रोल्ड प्राइस। कंट्रोल प्राइस अगर 40 रुपए केजी है, आप लेना चाहते 42 रुपए केजी लीजिए, भला हो जाएगा 42 रुपीज केजी लेने से। किनका? किसानों का। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई एग्रीमेंट नहीं है प्राइस को लेकर के, खरीदने का तो एग्रीमेंट है लेकिन प्राइस को लेकर के कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो ऐसे केस में कंट्रोल प्राइस जो गवर्नमेंट ने जारी किया हुआ है, हर एक सामान के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए कंट्रोल प्राइस जारी करती है। कह रहे हैं कि अगर इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं है तो कह रहे तब किस प्राइस पे? मार्केट प्राइस पे। तो पहले एग्रीड प्राइस, उसके बाद, और दोनों में से कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो मार्केट प्राइस पे। लेकिन कह रहे इमरजेंसी में क्या गवर्नमेंट कह सकती है कि आप इस सामान को एसेंशियल कमोडिटी के बारे में इसी प्राइस पे बेचोगे? कहा गया नहीं, प्राइस तो मार्केट तय करती है। गवर्नमेंट कैसे कह सकती? कहा गया गवर्नमेंट कह सकती है किस केस में?
इमरजेंसी के समय में। कहा इमरजेंसी क्या हुआ, कहा कहीं पे फ्लड आया हुआ है, बाढ़ आया हुआ है, भूकंप आया हुआ है, वहां की स्थिति बहुत खराब है, और उस केस में अगर उस समय जरूरत की चीजें चावल दाल, ठीक है आप प्रॉफिट लीजिए, लेकिन गवर्नमेंट कह सकती है कि जो प्रॉफिट 10 रुपए पर केजी लेते थे अभी सिर्फ 1 रुपए पर केजी लेंगे। कहा गया कि ऐसे में तो बिजनेस ही नहीं चल पाएगा। कहा कि बिजनेस नहीं चल पाए लेकिन पहले लोग तो सरवाइव कर लें। तो इमरजेंसी में प्राइस तय करने का राइट है गवर्नमेंट को, लेकिन कितने दिनों के लिए, सिर्फ 3 महीने के लिए। कहा गया कि आप गवर्नमेंट है, आपका काम है उस इमरजेंसी से निकलना। हाँ माना कि उसमें समय लगेगा, इसलिए समय कितना दिया गया, 3 मंथ्स। तो कहीं पे फ्लड आया हुआ है तो जो खाने पीने की चीज हो गई, तेल हो गया, ब्रेड हो गया, इन चीजों की कीमत को कौन तय कर सकते हैं, सीजी। और कितने दिन के लिए इमरजेंसी प्राइस ये बता सकते हैं, 3 महीने के लिए इमरजेंसी प्राइस बता सकते हैं। क्लियर है ये। तो गवर्नमेंट को आप बेच सकते हैं, गवर्नमेंट के पास पावर है इमरजेंसी प्राइस क्या करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, लेकिन कितने दिनों के लिए, 3 मंथ्स के लिए। अगर मान लीजिए कि हम वर्ड यूज करें सीजर और कॉन्फिस्केशन, तो ध्यान से इस वर्ड को समझिएगा। किसी के मर्जी के बिना उस चीज को अपने कब्जे में ले लेना कहलाता है सीजर। अगर मैंने आपसे मांगा कि मरून मुझे अपना कॉपी दीजिए और आपने दे दिया, तो ये क्या कहलाया, सीजर। मैंने मांगा और आपने दे दिया। आपसे मैंने मांगा, आपने बोला मैं नहीं देती, मैंने ऐसे करके खींच लिया, छीन लिया। या मान लीजिए छीन नहीं रहा तो दूल्हे पतले, वो तो मैं ऐसे भी सांस जोर से खींचूंगा तो वो खींच जाएगा। अगर मान लीजिए कि ऐसे करके मैंने ले लिया, तो क्या मैंने उनके मर्जी से लिया, नहीं। अगर किसी के मर्जी के बिना आप उसके प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं तो ये क्या कहलाता है, सीज करना। और ये जरूरत कब पड़ेगी, आपको पता चला आप गवर्नमेंट है, आपको पता चला कि चावल या दाल जो है वो आजादपुर मतलब सब्जी मंडी में या वहां जो थोक में लोग बेचते हैं चावल दाल, उन्होंने जमा करके रखा हुआ है। या टमाटर के प्राइस जो है वो दनादन बढ़े जा रहे हैं और कमबख्तों ने जमा करके रखा है। वहां पे सर्च किया गया, ऑर्डर जारी किया गया, सर्च किया गया तो ये लो 100 केजी का राइट और 500-500 केजी रखे हुए हैं। अब आप उनके कब्जे से अपने कब्जे में लेते हैं तो क्या कहलाएगा। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, आपने टमाटर को जो है वो सीज कर लिया तो उससे जो है प्राइस ठीक हो जाएगा। 100 रुपए मार्केट में पहुंच गया था टमाटर का प्राइस, आपने सीज कर लिया दुकान वाले से, तो प्राइस कैसे ठीक हो जाएगा। प्राइस तो एक ही शर्त पे ठीक होगा, जब उसको कहां पहुंचाया जाए। अब आप उससे लिए हुए चीजों को मार्केट में पहुंचाएंगे अलग अलग चैनल से। ये थोड़ा है कि मोदी जी, अमित शाह खुद तराजू बटखारा लेकर के बैठ जाएंगे, लाल लाल टमाटर 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। कहा नहीं, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जैसे रिटेल में हमारे पास पहुंचता है वैसे ही हमें क्या करना रहेगा, पहुंचाना रहेगा। इस चीज को कहते हैं कॉन्फिस्केशन। तो सीजर का मतलब हुआ कि जब किसी के मर्जी के बिना उस चीज को अपने कस्टडी में ले लिया। और यहां मर्जी के बिना सिर्फ हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एसेंशियल कमोडिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कहलाया सीज करना। और लेकर के आप उस टमाटर को जो है वो क्या करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे मुफ्त में। कहा नहीं, जैसे पहुंचता है बाजार मंडी उनके थ्रू, तो वो कहलाएगा कॉन्फिस्केशन। कहा गया कि क्या हर केस में सीज होने के बाद कॉन्फिस्केट होगा, जरूरी है। कहा गया नहीं, जरूरी नहीं है। सीज किया हमने, लेकिन शायद जो है हमें कॉन्फिस्केट नहीं करना पड़ा, क्योंकि सामने वाले ने कहा कि हम इन चीजों को सही तरीके से क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। या उसने अपना लाइसेंस बाद में ला करके दिखा दिया कि सर आप कंफ्यूज हो गए थे, हमारा लाइसेंस 100 केजी से बढ़ा करके 500 केजी कर दिया गया है, हमारे पास पूरे 500 केजी का क्या है, लाइसेंस है। तो ऐसे केस में आपने सीज तो किया, लेकिन आपने उसको कॉन्फिस्केट नहीं किया, बल्कि उसे वापस दे दिया। लेकिन अगर कॉन्फिस्केट हो रहा है तो पहले सीज हुआ होगा या नहीं। हाँ जी, कॉन्फिस्केशन से पहले का प्रोसेस क्या है, सीज करना। तो सीज जब भी होगा, जरूरी नहीं है कि कॉन्फिस्केट होगा ही, लेकिन अगर कॉन्फिस्केट हुआ है तो इसका मतलब उसे पहले क्या किया गया था, सीज किया गया था। यानी कॉन्फिस्केशन इज एन एक्शन विच कैन टेक ओनली आफ्टर, आसान शब्दों में किसी के मर्जी के बिना चीजों को अपने कब्जे में लेना, सीज करना, और उन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना क्या कहलाया, कॉन्फिस्केट करना। इट इज अ मोड बाय विच कोर्ट ऑथोरिटी कैन डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज सीज्ड। उसको क्या कहते हैं हम, कॉन्फिस्केट करना कहते हैं। कह रहे हैं कि क्या चीजों को जब हमने सीज किया तो उस केस में कोई और प्रोसीजर भी है, या कोई भी कहीं पे जाए सीज करे और चीजों को कॉन्फिस्केट कर दे। कहा कि नहीं, कुछ प्रोसेस है। जब भी किसी भी एसेंशियल कमोडिटी को क्या किया जाएगा,
सीज किया जाएगा, ए रिपोर्ट ऑफ सच सीजर शैल बी सेंट टू कलेक्टर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। किसको पहुंचाएंगे? कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, डीएम को पहुंचाएंगे। ऐसा क्यों किया गया? पता चला आपने सीज किया है और मान लीजिए कि लाइसेंस था 100 केजी का और उसके पास से कितना मिला? 500 केजी। अब देखिए यहां कितना, एक्चुअली हमारा देसी महान है इसीलिए हमें ये सब प्रोविजन बनाने पड़े। आपने सीज किया 100 केजी मिले, अब आप रिपोर्ट करते हैं 300 केजी का कि आपने कितना सीज किया? जिसका 100 केजी के जगह 500 केजी जिसके पास था, जिसका 500 केजी सीज हुआ है, वो क्या बोलेगा? ना ना झूठ बोल रहा है, मेरे तो 500 केजी थे। क्योंकि जितना ज्यादा लाइसेंस से होगा उतना ज्यादा पेनल्टी लगता है। वो तो सीज होगा ही, जो सामान है वो तो सीज होगा ही, उसके अलावा पेनल्टी जितना ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रावेंशन, तो लाइसेंस कैपेसिटी 100 का 110 केजी रखा हुआ है, कम पेनल्टी। 120 केजी मिला, ज्यादा पेनल्टी। 200 केजी मिला तो उससे ज्यादा पेनल्टी। 300 मिला तो 500 केजी मिला तो ऐसे केस में मिला तो आपको 500 केजी, आपने कितना रिपोर्ट किया? बशर्ते आपको टाइम मिल जाए तो। इसीलिए कहा गया टाइम मत दो, फटाक से बोलो रिपोर्ट देने किसको, कि कितना इन्होंने क्या किया है, सीज किया। वरना पता चला कि 300 केजी बाद में पहुंचाएंगे अथॉरिटी के पास, 200 कहीं और पहुंचाएंगे और उसका आपस में ही खाएंगे। और ये बहुत ज्यादा हुआ नारकोटिक्स वगैरह में। सुनते होंगे आप कि कहीं पे रेड मारा गया और वहां पे नारकोटिक सब्सटेंस मिले, वही ड्रग्स, चरस, गांजा, हीरोइन, ये सब मिले। अब जब इन जगहों पे चीज मिलता है तो वैसे में आप जो है वो करते क्या है? अगर मान लीजिए 10 केजी मिला तो 100 कर रहे हैं 2 केजी। 2 केजी अपने आप में हाहाकार करोड़ों रुपए का हो गया। शाबाशी भी मिला, मेडल भी मिला। इधर 8 केजी आपने मार्केट में पहुंचा दिया और वही काम जो स्मगलर करते हैं वही आपने कर लिया एक तरह से। ये बहुत ज्यादा हुआ, तब जाकर के इस तरह के प्रोविजन को इन कराया गया कि नहीं, अगर आपने सीज किया तो इसकी फटाफट क्या दीजिए? रिपोर्ट दीजिए। और रिपोर्ट ही नहीं बल्कि और देखिए, कलेक्टर में ऑर्डर किस चीज के लिए? कि उस सीज कमोडिटी को हमारे सामने लाओ। क्यों? आपने इस बार 100 केजी के जगह 500 केजी जो है वहां पे पाया, आपने सीज कर लिया, रिपोर्ट तो दे दिया आपने 500 केजी का, तो आपको 500 केजी क्या करना पड़ेगा? पहुंचाना भी पड़ेगा। इस बार तो गड़बड़ घोटाला नहीं कर सकते। लेकिन देखिए हमारे देश में हर चीज के लिए दिमाग है। आपने राइस जो है वहां पे जो है वो सीज किया, जो 100 केजी तक का लाइसेंस था, और मिला कितना? 500 केजी। ये जो राइस मिला, ये राइस था 200 रुपए पर केजी वाला, बासमती अच्छा वाला राइस, इंडिया गेट जो जहां। अब आपने क्या किया? ये पूरे के पूरे 500 केजी गए कहीं और 500 केजी यहां पे आ गए। ट्रक तो निकला वहां से 500 केजी को लेकर के, लेकिन वो 500 केजी कहीं और चला गया और दूसरे तरफ से ट्रक निकाला गया और बोला गया कि थाने में या अथॉरिटी में या जो डीएम है उनके पास रख देने के लिए। कितना केजी? 500 केजी, क्योंकि 500 केजी का तो रिपोर्ट चला गया है। लेकिन ये जो है वो 40 रुपए केजी वाला चावल है और वो कितने वाला था? ऐसी भी चीजें हुई हैं। तब इन्होंने कहा कि कलेक्टर अगर बोलेगा तो सीज कमोडिटी को उनके सामने इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा, ताकि उन्हें पता चल जाए कि ये कौन सा सामान है। तो एक तो कितना है और दूसरा क्या है, किस क्वालिटी का है। कलेक्टर ऑर्डर दे सकता है कि जिस चीज के जरिए एसेंशियल कमोडिटी को जो है वो ले जाया जा रहा था उसे भी कॉन्फिस्केट करो, यानी उसे भी लेकर के आओ। एक तो वह जहां छुपाया हुआ था, यह भी तो हो सकता है कि रोड पे ट्रक में मिला, हाथ दिया तो रुका, 2 ट्रक पॉसिबल। तो सिर्फ सामान नहीं, किसको? सामान प्लस वो ट्रक भी लेकर के आओ। बैलगाड़ी से भेज रहे थे, सामान प्लस बैल और बैलगाड़ी दोनों को। हाँ जी, लिखा हुआ है, एनिमल तक को लिखा हुआ है। आपके सर एनिमल से क्या होगा? एनिमल्स के जरिए बहुत ज्यादा हमारे देश में ट्रैफिकिंग होती है, खास करके हथियार वगैरह का। आपने मूवी एक देखी है सरफरोश? उसमें मिर्ची सेठ जो है वो ऊंट की जो है वो हेल्प से मिर्च के बोरियों में जो है वो सप्लाई करता था आर्म्स का। आपके सर वो तो मूवी था। सही में जो है हमारे बॉर्डर पे एनिमल्स का यूज किया जाता है। रीजन ये है कि वो बड़े ट्रेंड एनिमल होते हैं, उनको पता है, बस ठोकने के तरीके से पता है कि वो कहां जाएगा। कहिएगा सर इतने ट्रेंड होते? ये तो मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है। मेरे बाबा का एक नंदी बैल था, सही में। तो बाबा जब उसको उसके ऊपर गेहूं रख देते थे
पहले के समय में गेहूं वगैरह मिल से पिसवाया जाता था। धान से जो है वो चावल निकालने का अलग मशीन होता है। तो दो तरह के मिल, गेहूं वाले और चावल वाले हुए। अगर आपने गेहूं का बोरा रख दिया है नंदी पे, मतलब बैल पे, और बाबा ने एक खास तरीके से उसे ठोका और बोला जा, तो वो उसी मिल पे जाएगा, आटा वाले मिल पे जाएगा। अगर धान के बोरे रख करके खास तरीके से बोला और ठोका किसी खास तरीके से, पता नहीं छूते थे, तो वो धान वाले मिल पे जाएगा। मतलब इतने उसको अकल, लोग भूल जाएं कि क्या है, जबकि बोरे तो एक ही जैसे होते थे। अगर उसको बाबा ने जो है खास तरीके से कह दिया है कि ले करके आना, तो वो वहीं रुका रहेगा और ले करके आएगा। आप कहिएगा सर कैसे ले करके आता था? हम लोग साथ में देखे हुए हैं कितने बार। वो बोरे को जो है रख दिया गया उसके ऊपर, और वो आराम से, जो उसके घंटी बड़े पॉपुलर थे कि मेरे बाबा को लोग शंकर भगवान कहते थे, निक नेम नहीं दे दिया जाता है गांव में। तो शंकर भगवान का नंदी आ रहा है, डन 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 डन, और चलता भी था एकदम मतवाले की तरह। ऐसे ही एक गाय भी, और आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग छोटे थे, उस गाय को कभी भी हम लोग दूध निकाल लेते थे, बिल्कुल पैर वगैरह नहीं मारती थी। कप लेकर के गए, खुद से दूध निकाल लिया, और गांव में जो है वो एक आग जैसा हमेशा जलता रहता है, लोग ठंड में आग तापने का काम करते थे। उस पे जो है वो स्टील का बर्तन रख करके उसी में गर्म कर लेते थे, और मजे मजे में फिर खेल खेल में पी लेते थे, और वो कुछ नहीं। मतलब ऐसे भी जो एनिमल्स, इसका मतलब एनिमल्स जो है वो आपकी चीजों को समझ सकते है ही। तो आप डॉग वगैरह देखिए, बम वगैरह सब पता कर लेते, तो उनको ट्रेंड किया जा सकता है। वहां वो पहुंचता था नंदी, और नंदी वहां गेहूं वाले मिल के पास पहुंचने के बाद वहां पे वो टन 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 कर रहा है, मिल का मालिक आ जाता था, क्योंकि उसको पता है नंदी आ गया है। इंसान का पता चले ना चले, वो टन 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 तब तक बजाते रहेगा। देखिए बुद्धि, जब तक वो आ ना जाए और इसको उतार ना ले। उतारने के बाद जो है वो जैसे ही बोलता था ऐसे ऐसे कि मतलब अब नंदी जाओ, तो अगर उसको बाबा ने बोला हुआ कि वापस आ जाना, तो वो आ जाता था। और नहीं, अगर बाबा ने बोला कि ले करके आना, तो वो सीधे ऐसे ऐसे कर रहा है। मतलब नहीं, इसका मतलब समझ जाना है कि इसको अभी जो है वो क्या करो, मतलब गेहूं को पीस दो, आटे में कन्वर्ट करो, तब मेरे पीठ पे डालो, तब मैं जाऊंगा। तो उसको वो साइड में फिर बांध देता था। तो ये तरीका है, सोचिए, एनिमल्स का। तो एनिमल्स के जरिए तो आप ट्रैफिकिंग भी करा सकते हैं एसेंशियल कमोडिटी का। बस अंतर यह है कि अगर ऊंट पकड़ा भी गया, तो ऊंट से पूछेंगे कि किसने ये तुम्हारे ऊपर रखा, तो क्या वो बोलेगा मिर्ची सेठ ने? नहीं, वो नहीं बता पाएगा, कितना भी टॉर्चर करेंगे तो नहीं। इसीलिए कहा गया कि एनिमल्स को भी क्या करने के लिए, एनिमल्स, वेसल मीन्स क्या हो गया, पानी का जहाज के जरिए भी आप भेज रहे होंगे, व्हीकल जो आप जान रहे हैं, ट्रक, जीप, जो भी हो, उन चीजों को। बिफोर कॉन्फिस्केशन, कॉन्फिस्केट करने से पहले जो हमारे डीएम है, एसेंशियल कमोडिटी को कॉन्फिस्केट करने से पहले वो आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देंगे। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, आपके बात को जरूर सुना जाएगा कि भाई बताइए आपको इस बारे में कुछ कहना है, और अगर आपको जो भी कहना है सफाई दीजिए। अगर आपके बात से वो संतुष्ट है तो लीजिए, अपना सामान लेकर के जाइए, और नहीं तो फिर क्या किया जाएगा, इन चीजों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन अगर ओनर जो है ये साबित कर दे, किस चीज के ओनर, ट्रांसपोर्ट के ओनर, ट्रक से सामान जा रहा था, सामान तो कॉन्फिस्केट कर लिया गया, सीज कर लिया गया, लेकिन ट्रांसपोर्ट के जो ओनर है, ट्रक के जो ओनर है, वो दौड़ते दौड़ते आते और कहते हुजूर मुझे नहीं था पता कि मेरे ट्रक से जो है ये चावल और दाल ले जा रहे हैं। मुझे तो इन्होंने बोला था कि हाउस होल्ड सामान है, दिल्ली से जो है वो बैंगलोर या किसी भी जगह शिफ्ट होने के लिए जाना है। अगर वो ये साबित कर देता है तो जो एसेंशियल कमोडिटी वो तो सीज होगा, कॉन्फिस्केट होगा, लेकिन उसके ट्रक को जो हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब इस पे देखिएगा, एक केस भी आपको बताऊंगा, जीप वाला, जो नोट्स पे आएंगे तब आएगा। कह रहे डिस्पोजल ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ कॉन्फिस्केटेड गुड्स। कह रहे हैं कि आप जिन चीजों को बेच करके जो पैसे कमाते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोसीड। याद है ना, प्रोसीड ऑफ क्राइम। यहां पे है कॉन्फिस्केटेड गुड्स से क्या आ रहा है, प्रोसीड। यानी कि जो चीज आपने क्या किया है, कॉन्फिस्केट किया है, उसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। कहा गया कि सेल प्रोसीड ऑफ एसेंशियल कमोडिटी सोल्ड आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस शैल बी पेड टू द ओनर फ्रॉम हुम इट इज सीज्ड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कहा सिर्फ उस केस में जब आपके सामान को हमने लिया था, टमाटर था, ध्यान से सुनिएगा, 500 केजी था, टमाटर लिया, और टमाटर जो हमने जरा ज्यादा दिन इंतजार नहीं किया, जबकि हमें इंतजार करना था कि हम आपके चीज को क्या करने जा रहे हैं, कॉन्फिस्केट यानी डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। लेकिन अगर सोचिए उसे 7 दिन छोड़ देते तो टोमेटो से टोमेटो केचप नहीं बन जाता ट्रक में। तो हमने उसे क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बाद में आप आए
और लाइसेंस दिखा दिए कि 100 की जगह कितने का लाइसेंस आपके पास है, 500 केजी का है। अब ऐसे केस में क्या करें, टमाटर आपका वापस देना पड़ेगा। कहा कि टमाटर अगर चीज वापस देने लायक है तो दे देंगे, लेकिन इस टमाटर को तो हमने क्या कर दिया, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पता नहीं किनके जो है वो मटर पनीर के जरिए कहां से कहां पहुंच गया होगा। यही तो हुआ होगा, लोगों ने उसको यूज किया होगा क्योंकि हमने वहां तक पहुंचा दिया। उस केस में उसको बेचने के लिए जो आपके खर्च हुए होंगे वो अलग कीजिए। भाई बेचने में भी तो खर्च आया होगा, लोगों तक जब आपने पहुंचाया होगा। कहा उस एक्सपेंस को माइनस करके जो भी आपके पास पैसे आया वो किसको दे दीजिए, उस पर्सन को दे दीजिए जिसका आपने टमाटर क्या किया था, सीज किया था, जिसका एसेंशियल कमोडिटी आपने सीज किया था, जबकि उसके पास सारे चीज अवेलेबल थे। उस समय अवेलेबल नहीं था, क्यों? क्योंकि उस समय जब रेड के लिए गए तो उस समय दुकान पे छोटू बैठा था, डर गया, उसको बोला गया लाइसेंस दिखा, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। सेठ जी कहीं बाहर गए हुए थे, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन बाद आए, जब आए तो खुश हो गए। छोटू को बोला छोटू अब तो तुझे मैं बड़कू बना दूंगा। क्यों? तूने इतना सारा 500 केजी बेच दिया। तो पता चला बेचा नहीं, सब सीज करके ले गए। तो वो दौड़ दौड़ करके आए और आए तो ये दिखलाया। कहा कि किस केस में, when no order of confiscation is ultimately passed by the collector। सही में कलेक्टर ने ऑर्डर पास नहीं किया था और आपने कॉन्फिस्केट किया, यानी लोगों तक बेच दिया। where an order passed on approval so required, जब वो ऑर्डर तभी पास होना चाहिए था जब क्या मिल जाए, किसी और अथॉरिटी से अप्रूवल मिल जाए, और बिना अप्रूवल के आपने कॉन्फिस्केट कर दिया। या आपने जो है वो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर, यानी अपील किया आपने ऑर्डर के अगेंस्ट, और फाइनली आपके जो है वो फेवर में क्या हुआ, फैसला आया। एक्यूटेड का मतलब कि उसमें कोई आपकी गलती नहीं निकली। किस चीज में, वो जो कॉन्फिस्केशन और सीज किया गया उसमें कोई आपकी गलती नहीं निकली। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको जो है वो प्रोसीड दिए जाएंगे। कौन से प्रोसीड? जो एसेंशियल कम्युनिटी को बेच करके आया वो आप तक दिया जाएगा। यहां पे देखिए, पेमेंट ऑफ प्रोक्यूरमेंट प्राइस फॉर फूड ग्रेन एंड इडेबल ऑयल। कहते हैं कि इस केस में किस प्राइस पे, किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, क्या करने के लिए, पेमेंट ऑफ प्रोक्यूरमेंट प्राइस ऑफ फूड ग्रेन किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट, और वो तो आपने देखा था। अब यहां पे कह रहे हैं कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट और क्या खरीद रहे हैं, फूड या फूड ग्रेन यानी कि चावल दाल या फिर इडेबल ऑयल, तो देखिए किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, ध्यान से देखिए और तब बताइए। श्याम जी सुन रहे हैं? कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए, किस किस चीज को ध्यान में रखेंगे? सबसे पहला कंट्रोल प्राइस। अगर उस प्रोडक्ट के लिए, उस चीज के लिए गवर्नमेंट ने कोई कंट्रोल प्राइस रखा है तो। दूसरा, द जनरल क्रॉप प्रोस्पेक्ट, ये भी तो देखिए कि उस साल पैदावार कैसी हुई, क्या उस साल जो है वो सूखा पड़ा था, बाढ़ आया था, इसी को कहते जनरल क्रॉप प्रोस्पेक्ट। इन बातों को ध्यान में रखते, क्योंकि किसान को जो प्राइस लगा था उसी के ही अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसको कीमत भी देनी पड़ेगी। द नीड फॉर मेकिंग सच ग्रेड और वेराइटी ऑफ फूड ग्रेन, इडेबल ऑयल एंड सीड्स अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस टू द कंज्यूमर। और ये भी देखिए कि आप उन चीजों को, अलग अलग वैरायटी के चीजों को लोगों तक किस प्राइस पे पहुंचाना चाहते हैं।
यानी कि अगर आपने सोचा है कि उसे 105 रुपए में लोगों तक पहुंचाएंगे, तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट शायद उसके लिए 100 रुपए भी पर केजी दे सकती है, ताकि जो है वो लोगों तक पहुंचाते पहुंचाते वो कॉस्ट कितना आ जाए, 105। लेकिन अगर उन्होंने सोचा ही है कि लोगों तक सस्ते में पहुंचे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा उन्हें, इनके लिए उन्हें जो है वो खरीदना भी जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, थोड़ा सस्ता खरीदना पड़ेगा। द रिकमेंडेशन इफ एनी, किसका, एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो है वो आपको रिकमेंडेशन देंगे कि देखिए किसानों को इस साल इन चीजों को जो है वो एग्रीगेट करने में, उपजाने में इतने खर्च आए हैं, फर्टिलाइजर इतना महंगा हो गया है, उनको इतने पेस्टिसाइड छींटना पड़ा है, प्लस इस बार बारिश इतनी कम हुई कि उन्हें पानी के लिए जो है बहुत ज्यादा जो है पैसे खर्च करने पड़े हैं, और चूंकि बारिश नेचुरल नहीं था इसीलिए शायद फर्टिलाइजर भी ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ा है। तो इन चीजों को कौन बतलाएंगे, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप प्राइस क्या करते हैं, तय करते हैं, किस चीज का, फूड ग्रेन का और ईटेबल ऑयल का। नहीं सुनते रहते, हल्ला मचता रहता है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन्हें प्राइस तो सही मिलना चाहिए। तो कहा कि इन बातों का ध्यान रख करके हम उनको पे करेंगे, ताकि उनको रीजनेबल पे हो और कंज्यूमर तक भी जो है ये महंगा ना पहुंचे। हाँ जी, द नीड फॉर मेकिंग सच ग्रेड or variety of food grain, edible oil and seeds available at reasonable price to the consumer। यानी कि आप इनके डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, क्या चावल एक ही तरह का होता है, दाल एक ही तरह का होता है, सरसों की तेल या ऑयल एक ही तरह का होता है, नहीं, आप देखिएगा सस्ते से लेकर के महंगा तक होता है। तो आप किस चीज को कंज्यूमर तक किस प्राइस में पहुंचाना चाहते हैं, उसी के बेसिस पे तो आप चीजों को खरीदिएगा। अगर मुझे कोई चीज आगे जो है वो फॉरवर्ड करना है, तो मैं ये तो देखूं कि मुझे जो है वो इसके लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि लोगों तक 105 रुपए से ज्यादा ना पहुंचे, तो इसका मतलब है कि जब मैं खरीदूंगा उस चीज को, तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 105 से तो कम पे ही खरीदना पड़ेगा, ताकि वो चीज जो है वो बीच में जो बेचने वाले लोग हैं वो भी तो अपना प्रॉफिट मार्जिन लेंगे, गवर्नमेंट तो डायरेक्टली पहुंचा नहीं पाएगी। इस केस में उन्होंने कहा है कि आप इन चीजों का ध्यान रखिए, यानी प्राइस ही तो हमें तय करना है, तो हम 105 प्राइस जो है वो पे लेना चाहते हैं। तो देख लीजिए आप क्या चाहते हैं, कंज्यूमर तक कितने पे पहुंचे, क्योंकि 20 रुपए तो कम से कम और लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा, सब अपना मार्जिन लेंगे तो 120 में पहुंचेगा। तो अगर 120 में आप पहुंचाना है तो आपको इतने में लेना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं 100 में पहुंचे तो 80 में ही आपको एक्वायर करना पड़ेगा। क्लियर है। फिक्सिंग प्राइस फॉर शुगर पेड टू द प्रोड्यूसर, ये किसको देंगे, ये किस चीज के लिए, वो किस चीज के लिए था, ईडेबल ऑयल, और कह रहे हैं कि अब आप जो है वो पे करना चाहते हैं किनको, प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, चीनी के लिए। कहा गया कि सबसे जरूरी चीज, चीनी बनता किस चीज से है, मेनली शुगर केन से। तो कह रहे हैं सबसे पहले आप इन एस्पेक्ट का ध्यान रखिए, कौन सा, मिनिमम प्राइस इफ एनी फिक्स, क्या आपने कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किया है। बहुत सारी चीजों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स है कि कम से कम इतना तो हम जो है कि किसानों को देंगे ही देंगे। तो कहा पहला वो। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ शुगर, एक तो पहले गन्ने के लिए आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या रखा, फिर मिल में बनाने में उसे कितना कॉस्ट आ रहा है, क्या ये चीज पहले से कम है, ज्यादा है, डीजल का इस्तेमाल हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराया गया है। ड्यूटी और टैक्सेस, आपने कौन कौन सा ड्यूटी लगाया हुआ है, किस चीज पे, जो शुगर फैक्ट्री है वहां पे किस किस तरह का टैक्स। अब टैक्स को आप देखिए, अगर वो ज्यादा है तो उसमें भी ऐड कीजिए, अगर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगा है तो ठीक है, उसे ऐड करने की जरूरत नहीं। तो पहले आपने गन्ने का क्या प्राइस रखा है, जो मिल में आता है तो मिल वाले को उसे बनाने में कितना प्राइस लगता है, उस पे क्या कोई एक्साइज, जीएसटी, किसी भी तरह का चीज जो भी एप्लीकेबल है वो कितना आप लेते हैं। द सिक्योरिंग ऑफ रीजनेबल रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर, साथ में ये भी तो देखिए कि जो फैक्ट्री में शुगर बना रहा है क्या उसे आपको एक जो है रीजनेबल रिटर्न नहीं मिलना चाहिए, क्या उसे जो है एक खास प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए। तो इन सबको देखने के बाद आपने देखा कि भाई शुगर ही जो है वो 100 रुपए का है मान लीजिए, या 1 केजी बनाने के लिए मान लीजिए कि 20 रुपए का शुगर केन लग रहा है, क्योंकि आपने जो है वो शुगर केन का मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा हुआ है कि कोई भी जो है वो चीनी बनाने वाली मिल किसानों से 20 रुपए पर केजी से नीचे खरीद ही नहीं सकती। तो इसका मतलब मिल वाले को 20 रुपया तो देना पड़ा किसको,
किसानों को, तो देखिए 1 केजी के लिए 20 रुपए का तो जो है वो गन्ने का कॉस्ट हो गया, प्लस उसको बनाने के लिए जो है वो मान लीजिए कि उन्हें 10 रुपए और लग रहे हैं। अब 30 रुपए लगे तो 30 रुपए के बाद उनको रीजनेबल प्रॉफिट भी कमाने दीजिएगा, ये 30 रुपए में बोलिएगा बेचने के लिए। तो कहा कि ये रीजनेबल अगर 10 है तो ऐसे केस में क्या कॉस्ट हो गया 40। लेकिन अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया हुआ है किसानों को, तो ऐसे केस में वो कहा है कि 10 रुपए तो हम आपको देंगे हर केजी पे, तो आप उस केस में 10 रुपए भी देंगे तो आपके पास सामान आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि 10 रुपए पर केजी रहेगा, क्योंकि 10 रुपए पर केजी कौन देंगे, गवर्नमेंट। जैसे अगर आपको याद हो एलपीजी वगैरह पे हमारे और आपके घर में जो पहुंचता है तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो हमारे आपके घर में भारत गैस और इंडियन के नाम से गैस पहुंचाती है, रियल में ये इंडियन ऑयल और कॉर्पोरेशन है इंडियन वाला, और जो भारत गैस है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। तो जो हम तक पहुंचाती है उसमें एक हिस्सा गवर्नमेंट भी पे करते हैं, एक हिस्सा कौन दे रहे हैं, गवर्नमेंट। इसीलिए वो आपको बोलते हैं कि वेव वाला एक स्कीम चला था, गिव अप वाला, ताकि आप गिव अप कर देंगे, इसका मतलब क्या आप सिलेंडर नहीं मंगवाएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी नहीं लेंगे, तो उस केस में आपको सिलेंडर महंगा मिलेगा। तो यही चीज है, अगर गवर्नमेंट कोई सब्सिडी इस पे दे रहे, मिनिमम प्राइस नहीं तय किए हुए हैं, कह रहे हैं कि 10 ही रुपए में आप दो, 10 हम दे देंगे, तो ऐसे केस में 10 और मैन्युफैक्चरिंग का 10, आपका प्रॉफिट मार्जिन 10, तो कितने में ये तब बिकेगा 30 में। इशुएंस एंड सर्विस ऑफ ऑर्डर, अगर कहीं कोई जो है वो ऑर्डर दिया गया किस चीज को लेकर के, एसेंशियल कमोडिटी को लेकर के, तो कह रहे ये किस मैनर में जो है वो इशू किया जाए, लोगों तक कैसे नोटिस जारी किया जाए। कह रहे इन द केस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ जनरल नेचर और एक्टिंग अ क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड इन ऑफिशियल गजेट, अगर ये जनरल नेचर का है तो क्या कीजिए, ऑफिशियल गजेट में दे दीजिए कि भाई चीनी कोई भी जो है वो शुगर केन जो है वो 20 रुपए से कम में नहीं खरीदेगा, या चावल का ये प्राइस रहेगा, इस दाल का ये प्राइस रहेगा, ऑफिशियल गजेट में। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये किसी इंडिविजुअल के लिए रहे। कहा अगर ऐसा है तो क्या कीजिए, इन केस ऑफ एन ऑर्डर डायरेक्टेड टू व्हाट, स्पेसिफाइड इंडिविजुअल, तो उसको किसको सर्व कीजिए, इंडिविजुअल को सर्व कीजिए। कैसे सर्व कीजिए, या तो किसी इंसान को भेजिए उसके पास कि भाई आप इससे ज्यादा नहीं रखोगे, या आप इस प्राइस पे लोगे, इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल के थ्रू भेजिए, या फिर कैसे, इफ इट कैन नॉट बी डिलीवर्ड बाय एफिक्सिंग इट ऑन द डोर स्टोर, आपने भेजा लेकिन फिर भी वहां पे कोई अवेलेबल नहीं, वो जानबूझ करके नहीं, ताकि ना मुझे नोटिस मिलेगा ना मेरे ऊपर कंप्लायंस का जिम्मेदारी आएगा। तो ऐसे केस में कहा गया कि आप पहुंचिए उसके घर तक और उसके डोर पे क्या कर दीजिए, इसे चिपका दीजिए कि आपका जो है वो लाइसेंस इतना था, अब हमने इतना कर दिया है, बार बार आपके पास जा रहे हैं, वो रह ही नहीं रहा है, ताकि वो कोई कॉन्ट्रावेंशन ना हो। वो कहेगा कि हमें अभी तक आपका ऑर्डर मिला कहां है, कि जिसको 500 का लाइसेंस मिला था वो 300 केजी ही जमा करेगा, ये हमें कहां मिला। तो वहां पे क्या किया हमने, चिपका दिया, ऑफ द प्रीमाइसेस इन विच द इंडिविजुअल लिव्स एंड रिटन रिपोर्ट देयर ऑफ शैल बी प्रिपेयर्ड एंड विटनेस बाय 2 पर्सन, और उनके पड़ोस में कितने, कम से कम 2 लोग, कि भाई देखिए आपके सामने हम यहां चिपका रहे हैं, ताकि ये ना हो कि कल को बोले कि नहीं मेरे घर के आगे तो कुछ भी चिपका हुआ नहीं था। तो एक जो सबके लिए वो क्या कर दिया, ऑफिशियल गजेट में। लेकिन कुछ ऐसे भी तो नोटिस होंगे जो किसी खास तरह के ट्रेडर के लिए होंगे, तो उस केस में उसे क्या करेंगे, या तो पर्सन भेजेंगे डिलीवरी हो, और अगर बार बार भेज रहे हैं और डिलीवर्ड नहीं हो रहा है, कह रहे हैं कि लॉक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, उसके गेट पे चिपकाया, बगल के 2 लोगों से क्या करवाया, सिग्नेचर करवाया। आपने जो है अगर सेल कमोडिटी, आपने जो है वो एसेंशियल कमोडिटी को सीज कर लिया, तो सीज करने के बाद उसे कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, कहा कि कंट्रोल प्राइस पे बेचेंगे, जो भी हो, चावल दाल टमाटर, या फिर कैसे बेचेंगे, पब्लिक ऑक्शन। पब्लिक ऑक्शन का मतलब आपने ऑक्शन लगाया कि जिसको जिसको भी ये ले जाना इस प्राइस पे ले जाए और मार्केट में बेचे, और या फिर थ्रू व्हाट, फेयर प्राइस। फेयर प्राइस बेसिकली दुकान होती है, राशन की दुकान सुना है, गवर्नमेंट के ये होते हैं, उसके अपने चेन बने हुए होते हैं, उसके जरिए आप चीजों को लोगों तक पहुंचाइए। ऑफेंस एंड पेनल्टीज, एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, यानी एसेंशियल कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी गड़बड़ घोटाला, कौन सा गड़बड़ घोटाला है ये गड़बड़ घोटाला है, लाइसेंस मिला था 100 केजी का, आप रख रहे हैं कितना, 500 केजी, गड़बड़ घोटाला है। और अगर ये गड़बड़ घोटाला है तो इस केस में आपको जो है वो क्या मिलेगा, पेनलाइज किया जाए। कहा गया कि ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है, इसका मतलब है कि इस केस में बिना वारंट के हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं, और नॉन बेलेबल का मतलब अगर आपको अरेस्ट किया तो आपकी जमानत भी नहीं होगी।
कहा कि सर जमानत नहीं होगी, मतलब कहा गया कि जमानत मिलना, बेल मिलना आपका राइट नहीं होगा, कोर्ट चाहे तो दे सकता है, लेकिन अगर आपको अरेस्ट किया गया, किस लिए अरेस्ट किया गया? क्योंकि आपने दुबले पतले को धक्का दे दिया, इसीलिए आपको क्या किया गया? अरेस्ट किया गया। गलती की आपने, उन्हें गिराना था तो फूंक मारना चाहिए था, आपने क्या कर दिया? उन्हें जो है वो धक्का दे दिया। ठीक है, अगर आपने उन्हें धक्का दे दिएगा तो आपको क्या किया गया? अरेस्ट किया गया। इस केस में पुलिस जब आपको पकड़ के ले जाएगी तो आप डंके के चोट पे करें, हां मैंने धक्का दिया। किसको? किसको धक्का दिया? दुबले पतले को जो है वो क्या किया? धक्का दिया। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई आपका बेल लेगा तो बेल आपको मिलेगा, बेल लेना आपका राइट है, वहां पे कोर्ट भी नहीं कह सकती कि आपको बेल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने जो है वो धक्का देने के बजाय जो है वो निकाला रामपुरी और ये ले धपाक, ये ले धपाक, अब ये जो ऑफेंस है ये नॉन बेलेबल है, इस बार भी आपको अरेस्ट किया जाएगा। हर बार बेल तो कोर्ट ही देते हैं, लेकिन इस बार कोर्ट चाहे तो जमानत दे चाहे तो ना दे, क्योंकि आपने जो ऑफेंस किया वो नॉन बेलेबल है। तो आप कहेंगे सर नॉन बेलेबल है तो जमानत क्यों मिलेगा? कहा कोर्ट की मर्जी, अगर वो चाहे, जज चाहे तो क्या कर सकता है? जमानत दे सकता है। लेकिन पिछले ऑफेंस में कोर्ट के चाहने से नहीं होगा, आप जो है वो पैसे मारिए और आपको क्या मिलेगा? गलत तरीके से पैसे नहीं, जो उसका बॉन्ड भरना पड़ता है वो भरिए और आपको जमानत मिलेगा। यहां पे देखिए ऑफेंस कैसा है? नॉन बेलेबल। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि किसी भी तरीके से जो है वो एसेंशियल कमोडिटी में कोई जो है वो बेईमानी ना करे, कोई गड़बड़ घोटाला ना करे और उसके प्राइसेस को जो है अनरीजनेबली हाई ना करे। लेकिन कहा 3 चीजों का साबित होना जरूरी है एसेंशियल कमोडिटी के तहत कोई एक्शन लेने के लिए। पहला, कंप्लेन किस में होना चाहिए? ओरली नहीं, किस में होना चाहिए? राइटिंग में। और गवर्नमेंट करने वाला, ये जो है कंप्लेन करने वाला कौन हो? पब्लिक सर्वेंट। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इंप्लॉय हो, यानी कि डिपार्टमेंट के द्वारा हो, यह नहीं कि किसी ने चुन्नू मुन्नू ने कह दिया तो हो गया। साथ ही साथ तीसरा चीज देखिए, प्रेजेंस ऑफ व्हाट? मेंस्ट्रिया। मेंस्ट्रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, गिल्टी इंटेंशन। ध्यान से कह रहे हैं कि अगर ऐसा तीनों कंडीशन हो गया तो, अब देखिए मेंस्ट्रिया का क्या मतलब है, क्या मतलब यहां पे निकल के आ रहा है। मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए कि कन्फ्यूशियस जी महाराज के घर में शादी है, मान लेते हैं कि उनकी कोई दीदी है, दीदी की शादी है, चलिए तो अच्छी बात है, हम लोग को कम से कम बुलाया जाएगा, हम लोग जम के खाएंगे। तो अब देखिए उनकी दीदी की शादी, दीदी की शादी है तो बड़े सारे रिश्तेदार आएंगे, बारात वाले भी आएंगे और घर के भी लोग होंगे, फुआ फूफी नाना नानी चाचा चाची जो भी अवेलेबल होंगे, जो भी लोग होंगे वो सब आएंगे। कुछ तो ऐसे होंगे वो आएंगे तो, लेकिन जाएंगे तब जब जो है वो फुआ के घर से संदेशा आएगा कि तेरे ससुर जी गिर गए, पैर की हड्डी टूट गई, वरना वो तो टिके ही रहेंगे। तो अब उन लोगों के खाने पीने के लिए ये चावल दाल ये लेकर के आएंगे या नहीं आएंगे? या जितना अपने घर में एक पॉलिथीन में जो आलू प्याज ले जाते हैं उतना ही जो उस समय भी लेके आएंगे? नहीं, बोरे के बोरे आलू होंगे, प्याज होंगे, चावल होगा, दाल होगा, क्योंकि बारातियों के लिए भी खाना बनना है, क्योंकि ये हलवाई बुलाएंगे, खाना बनेगा सब कुछ। तो मुझे बताइए कि 500-500 हजार केजी, 500 केजी चावल ला करके रखें, 100 केजी चावल रखें, लाइसेंस लिया हुआ है, तो जैसे ही रेड पड़ेगा इनके पास ज्यादा निकला या नहीं निकला? नॉर्मल यूज से निकला। लाइसेंस है इनके पास? नहीं। तो इनकी दीदी की शादी और ये किस में गए? नॉन बिलेबल। जूते चुराई के रस्म के जो पैसे थे वो भी चले जाएंगे। नहीं होता है, बड़े सारे रस्म में जो है वो छोटी बहन या भाई का जो है वो ये रहता है। तो अब ऐसे में जो है वो जमानत भी नहीं होगी। कहा कि बिल्कुल नहीं होगी। अगर यहां पे मेंस्ट्रिया साबित होना जरूरी है, मुझे बताइए कि क्या इन्होंने इसलिए जमा कर रखा है कि प्राइस बढ़ेगा तो इसे बेचेंगे? नहीं, इन्होंने तो इसलिए रखा है कि बारातियों को भी खिलाएंगे, सरातियों को भी खिलाएंगे, घर वाले भी खाएंगे और सारे लोग जो है वो यूज करेंगे। ज्यादा लोग आएंगे, 1000 लोग आएंगे कम से कम, उसके लिए ये है। तो यहां पे ज्यादा है या नहीं? क्या गिल्टी इंटेंशन है? नहीं। तो गिल्टी इंटेंशन होना जरूरी है, तो मेंस्ट्रिया होना जरूरी। लेकिन अगर कोई कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी भी तो है जो चावल दाल में डील कर रही है, कहा कि अगर कंपनी इन्वॉल्व है तो बाय गॉड बड़ी इज्जत आपको दी गई है। डायरेक्टर, मैनेजर, इनके ऊपर तो नॉन वायलेबल वारंट होंगे ही। एक और कौन है? कंपनी सेक्रेटरी शैल ऑल्सो बी हेल्ड लायबल फॉर ऑफेंस मेड अंडर दिस एक्ट। यानी उस केस में आपको भी बिना वारंट के क्या किया जा सकता है?
अरेस्ट किया जा सकता है, और उसके बाद ये ऑफेंस कैसा है, घर वाले खुश हो जाएंगे कि बेटा बेटी जो है वो सीएस बनी और बनते ही जो है वो जमानत करवाने जा रहे हैं। तो इसीलिए जब आप काम कर रहे होते तो आपको ध्यान रखना है। आप मान लीजिए कि हल्दीराम, बासमती राइस, कुछ कुछ कंपनी है ना, इंडिया गेट, तो ये सब तो एसेंशियल कमोडिटी में ही डील कर रही है। तो वहां पे अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो आप भी इसके लिए अकाउंटेबल होंगे। यही वजह है कि आपको ये एक्ट पढ़ाया जा रहा है, वरना क्या आपको रेड मारने के लिए जाना है जो ये एक्ट पढ़ाया जाएगा, इसीलिए कि आप भी इस जुरिडिक्शन में आते हैं। कहा कि मेंस rea का मतलब क्या है, तो कहा मेंस rea का मतलब होता है गिल्टी माइंड। अगर एग्जाम में पूछ दे व्हाट डू यू मीन बाय मेंस rea अंडर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 3 मार्क्स के लिए, और ये हम लोग पूछ भी देते हैं, तो सिर्फ एक लाइन लिखने से काम नहीं चलेगा, वहां पे केस लॉ याद रखना पड़ेगा। तो ये लिख लीजिए कहीं पे कि कुछ भी हो जाए 3 के 3 केस लॉ में से 2 जरूर याद रहने चाहिए। आएंगे नोट्स पे तब आपको कह दूंगा। कहा गया कि इन दोनों केसेस में यही कहा गया है कि देखिए, अगर किसी के पास कोई भी चीज है तो तब तक आप उसके ऊपर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं जब तक उसका इंटेंशन मेलाफाइड ना हो, यानी कि उसका इंटेंशन इस चीज को बढ़ा करके बेचने का ना हो। ये जजमेंट नथुलाल के केस में भी आया और हरिप्रसाद के भी केस में आया। लेकिन इतना कहा गया कि अगर मान लीजिए कि नौकर जो है वो जमा करके रखा है, एक डिफेंस आया था हरिप्रसाद के केस में कि मुझे नहीं पता वो जो मेरा नौकर है ना उसने जो इतना ज्यादा मंगवा लिया था। कहा गया कि इस केस में सर्वेंट के किए गए एक्टिविटी के लिए प्रिंसिपल को क्या होना पड़ेगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा, वरना तो हर कोई बोलेगा कि मेंस rea गिल्टी इंटेंशन नहीं है, मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता कि मेरे दुकान में जो है वो कैसे 500 केजी आ गया। कहा क्यों भाई, कहा कि मेरा नौकर मंगवा लिया होगा। तो कहा नौकर वही काम करता है जो मालिक उसे कहता है, क्योंकि याद है आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जब हमने पढ़ा था तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हमने देखा था कि अगर सीएस के पास आप जाते हैं और जाते हैं तब जब वो प्रैक्टिस में है तो वैसे केस में क्या होगा, ये वैसे केस में जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आएगा। लेकिन अगर वो एम्प्लॉयमेंट में है तो नहीं, क्योंकि वो उसी अकॉर्डिंग काम करेगा जिस अकॉर्डिंग उसे कहा गया है। अगर आपके चीजों को कॉन्फिस्केट कर लिया गया तो क्या आप कहीं अपील कर सकते हैं, कहां, हां कर सकते हैं। कितने दिनों के भीतर, 1 महीने के भीतर। किसके पास अपील कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास। क्या कि मेरे पास लाइसेंस है, सब कुछ है, फिर भी मेरे चीज को जो है वो ले लिया गया और उसे लोगों के मटर पनीर में जो है वो मिला करके भेज दिया गया। मतलब टमाटर मेरा जबरदस्ती लिया और लेकर के क्या कर दिया, कॉन्फिस्केट कर दिया गया। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फैसला सुनाएगी। ये फैसले में 2 बात होगी, या तो फिर जो है वो आपके अगेंस्ट ही गया तो मुंह लटका के रोइए, अब मामला खत्म। यह भी तो हो सकता है कि सही में पता चला कि जो अथॉरिटी थे उन्होंने गलत किया। बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक के किए गए फैसले को दूसरी अथॉरिटी ने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अगर ऐसा हुआ है और एसेंशियल कमोडिटी सुरक्षित है तो क्या करेंगे, चावल दाल जैसा चीज था तो क्या करेंगे, वापस कर देंगे। टमाटर जैसा चीज था, निपटा दिया हमने। या चावल जैसा चीज था, बेच दिया, तो क्या करेंगे, तब क्या देंगे, तब हम उनको देंगे रिटर्न ऑफ द सेल ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। और साथ में क्या देंगे, पैसे देंगे, जो पैसे हमारे पास आए थे किस चीज को बेच करके, उनके एसेंशियल कमोडिटी को। और साथ ही साथ क्या देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे। इंटरेस्ट क्यों देंगे ये देखिए, एसेंशियल कमोडिटी को मान लीजिए इस डेट को आपने सीज किया। अब अगर एसेंशियल कमोडिटी को इस डेट को आपने सीज किया और कॉन्फिस्केशन ऑर्डर अगले महीने सुनाया, इस बंदे के पास समय है कि 10/7/2017 को अगर ऑर्डर सुनाया गया कॉन्फिस्केशन का, तो वो इस ऑर्डर को कब तक चैलेंज कर सकता है, 10/8/2017 तक। इसने कब चैलेंज कर दिया, 5/8 को। तो ये तो टाइम लिमिट पूरा कर रहा है, क्योंकि 1 महीने के भीतर और जो है आपको आना है अपील में। अब जो है वो स्टेट गवर्नमेंट फैसला सुनाती है, समय लगा चीजों को असरटेन करने में, 10/12/2017। और फैसला किसके फेवर में, जिसका सामान था उसके फेवर में। अब आप उसको जितने में बेचा था वो लौटाइए, एक्सपेंस हटा करके, प्लस उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। कहा इंटरेस्ट कहां से कैलकुलेट करें, जिस दिन ऑर्डर दिया था वहां से, जिस दिन कॉन्फिस्केट किया वहां से। कहा नहीं, जिस दिन क्या किया। क्यों, क्योंकि अगर आप सीज नहीं किए रहते तो अपना सामान बेचता, और बेचता तो 10 लाख उसी दिन उसे मिलते, और 10 लाख मिलते तो अभी से लेकर के इस दिन तक उसको क्या मिलता रहता। तो कहा कि जिस दिन से आपने उसको सीज किया उसी दिन से उसको क्या दीजिए, इंटरेस्ट दीजिए। तो ये सारी बातें किसके बारे में, एसेंशियल कमोडिटीज।